नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। और हमारी अभी वेक्टर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात कर ली है एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर ली है। आज हम अपने लेक्चर में लेकर आए हैं कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे, और उसके पहले जैसा हमने एडिशन किया था, अगर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का बात आता है तो फिर हम क्या करें, है ना। और उसको थोड़ा सा और समझेंगे कि कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पर और आगे हमें मिलेगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे, केसेस हम देखेंगे। क्लियर। सो मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है हमारा चैनल फिजिक फायर। स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमने देखिए एडिशन की बात की है, तो वेक्टर एडिशन में वेक्टर एडिशन के अंदर हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड वेक्टर के रिजल्टेंट, इसका मतलब एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला इज कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अगर मैं रिजल्टेंट का वेक्टर की टर्म में फॉर्मूला देखता हूँ देन मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर यार दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है देन व्हाट, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है तो जो रिजल्टेंट होता है ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर 2a कॉमन आ जाएगा तो रूट 2a हो जाएगा। फाइनली मैं इक्वेशन यहाँ पर अगर मेंशन करूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला आएगा तो वो हमने कल निकाला हुआ था विच इज़ 2a cos थीटा बाय 2। क्लियर। a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और दिस वेक्टर, थीटा यहाँ पर इनके बीच का एंगल है। तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप चाहो तो a को कैपिटल A लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये तो हो गई एडिशन की बात। क्लियर, ये तो हो गई एडिशन की बात। जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, मान के चलो कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं तब क्या, मोर देन 2 वेक्टर्स अगर आपके पास आ जाए, मोर देन 2 वेक्टर्स, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तब क्या होगा। मोर देन 2 वेक्टर्स अगर हैं हमारे पास तो उस सिचुएशन में क्या होगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, मेरे पास एक वेक्टर बी वेक्टर है। क्लियर। मैंने एक वेक्टर लिया सी वेक्टर, एक और वेक्टर मैंने ले लिया डी वेक्टर। इन सारे वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ और मुझे इनका रिजल्टेंट बताना है तब तक। अच्छा, अभी तक हमने वेक्टर एडिशन में क्या क्या कहानी की थी। ट्रायंगुलर लॉ की बात की थी, पैरेललोग्राम लॉ की बात की थी। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लग तो ट्रायंगुलर लॉ ही रहा है, वो यहाँ पर भी लगेगा। बट इसको अब हम समझने के लिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें। अब ये पॉलीगॉन लॉ क्या है। किसी भी पॉलीगॉन की अगर मैं बात करूँ, पॉलीगॉन मीन्स व्हाट, मोर देन 2 साइड्स। 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल। तो मोर देन 2 साइड्स अगर कोई शेप हमारे पास आता है, अगर कोई वेक्टर्स हमारे पास आते हैं, हमें उनको ऐड करना है, तो हम ये एज्यूम करेंगे इफ ऑल वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन देन द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर्स इज रिप्रेजेंट बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन बट इन ऑपोजिट मैनर। अब जो मैंने अभी बोला उसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। लाइक मान के चलो मेरे पास ये वेक्टर्स हैं, मुझे इसको पॉलीगॉन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। एक पॉलीगॉन को मैं ले लूँगा, उनकी साइड्स के ऊपर इनको बताऊँगा, बट कैसे। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, जब हमने एंगल को कैलकुलेट किया था वहाँ पर हम क्या करते थे। लाइक मैंने ये ए वेक्टर लिखा, क्लियर, ए वेक्टर। अब मैंने बी वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लिया, हेड टेल मेथड। तो पहले वाले वेक्टर का हेड, बी वाले वेक्टर का टेल, यही है ना बी वाला वेक्टर। थोड़ा सा और तिरछा कर लो, एक फीलिंग आ जाएगा। ये बी वाला वेक्टर आ गया मेरे पास, क्लियर, ये बी वाला वेक्टर।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बी वाले वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। कहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया? जहाँ पर पहले वाले वेक्टर का हेड है वहाँ पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस वाले वेक्टर का भी मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूँ, क्लियर है ना? इस वाले वेक्टर का भी मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूँ। अगर ये केस मेरे सामने आता है तब मैं क्या करूँगा? क्या मैं इस वाले वेक्टर को ऐसा बना सकता हूँ? थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है बट नो इशू। ठीक है, तो हमने ये वेक्टर कौन सा ले लिया? ये वेक्टर हमने ले लिया सी वेक्टर। चलो ये कहानी भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डी वेक्टर। हमने डी वाले वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर ली, तो एक पॉलीगॉन हमें मिल गया, पॉलीगॉन लाइक शेप हमें मिल गया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। देन इनका रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करेगी बट इन ऑपोजिट मैनर। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? इनकी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट। ठीक है, या ध्यान रखें, थोड़ा सा और डायग्राम वॉच हो रहा है, मैं इसको और रख है ना। तो ये मेरे पास एक पॉलीगॉन का डायग्राम मैंने बनाया। बाकी सारे वेक्टर्स का एडिशन करना था, ये उनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा बट इन ऑपोजिट मैनर। अच्छा, एडिशन कैसे करते हैं वही कहानी चलती है। देख, मैं अगर इस लाइन को ज्वाइन करूं, है ना, समझिएगा मुझे, ये मेरे पास है पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब मेरे पास पी क्यू आर ट्राइंगल दिख रहा है। पी क्यू आर ट्राइंगल जिसमें एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। ट्राइंगुलर लॉ बी एडिशन में लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो उस केस में क्या होगा? ए और बी का सम जो होगा विच इज़ दिस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बट इन ऑपोजिट में। क्लियर? अब फिर से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला वेक्टर, एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला वेक्टर। इनका सम क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर बट इन ऑपोजिट मैनर। अच्छा, ये ए प्लस बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। क्लियर? तो इन दोनों वेक्टर का सम इसने रिप्रेजेंट किया, इन दोनों वेक्टर का सम इसने रिप्रेजेंट किया। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कौन रिप्रेजेंट करेगा? आर। तो आर को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी। सो कहानी ये बन रही है कि अगर मोर देन 2 वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं तो मैं ये पॉलीगॉन लॉ लगा दूँ। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में समझी। आई होप कि इतनी बात आप समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ये आर को यानी कि रिजल्टेंट को मैं ट्रांसपोज कर दूं। क्लियर? आर को मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या कहानी बनेगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब डायग्राम मेरे पास कैसा दिया हुआ है? ये आपके पास डायग्राम दिख रहा है। इसमें आर वेक्टर की डायरेक्शन बाकी सारे वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? तो अगर बाकी सारे वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और मैं अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने पर क्या होता है? माइनस का सिंबल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो वो प्रीवियस वेक्टर का एंटी पैरेलल हो जाता है। माइनस का सिंबल तो आएगा ही, है ना। बस 1 सेकंड का टाइम दें, मैं आप करने के लिए कुछ ले लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को ऐसा लिखा और मेरे पास जो डायग्राम था मैंने उसको ऐसा कर दिया। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये आर वेक्टर। इस बार मैंने आर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब मैं उसे आर लिखूंगा या माइनस आर लिखूंगा? मैं उसे माइनस आर लिखूंगा। तो अगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो कहानी कुछ ये बन रही है कि अगर किसी पॉलीगॉन की सारी साइड्स किन्हीं वेक्टर्स से रिप्रेजेंट की जाती हैं एक ही ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में मतलब पहले वाले वेक्टर का हेड, दूसरे वाले वेक्टर का टेल, दूसरे वाले वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वाले वेक्टर का टेल, नेक्स्ट वाले वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वाले वेक्टर का टेल, और ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा विच इज़ इक्वलेंट टू 0।
जो 0 के बराबर होगा। यही तो कहानी है, यही तो पॉलीगॉन लॉ है। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है? ये सारे वेक्टर का सम क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करेगी बट इन ऑपोजिट मैनर। अब मैंने उस क्लोजिंग साइड को भी चेंज कर दिया, क्लोजिंग साइड की डायरेक्शन चेंज किया तो माइनस आर आ गया, माइनस आर को ट्रांसपोज किया दूसरी तरफ जाके वो प्लस आर हो गया। इसका मतलब अगर वेक्टर की मतलब सारे वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं किसी पॉलीगॉन्स की साइड्स के किसी पॉलीगॉन की साइड्स में कंसीडर करके हम उनको सेम डायरेक्शन फॉलो करवा रहे हैं तो सभी का जो सम होगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0 वो 0 के बराबर होगा। क्लियर? तो ये पॉलीगॉन लॉ है। बाकी वेक्टर एडिशन की कहानी वही है। आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला ध्यान रखें, क्या क्या मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर की बात करें। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a और मेरे पास एक वेक्टर है b, इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। अब किसी ने हमसे ये बोला कि हमें इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन व्हाट? हमें इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वेक्टर b को वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर b को वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b? क्लियर है कि नहीं? मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ b फ्रॉम a is also called subtraction of vector a plus bracket minus vector b और the sum of the two vectors जिसमें से हम दूसरे वाले वेक्टर को नेगेटिव ले रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर इसको ऐसा लिया तो b माइनस बी वेक्टर, पहले b वेक्टर था डायरेक्शन इधर थी, माइनस बी वेक्टर देन डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ये माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, ऐसा कुछ, एक वेक्टर है a वेक्टर, एक वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ये मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा। और रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? a प्लस माइनस बी वेक्टर। यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अगर दो वेक्टर मेरे पास हैं और दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल जो कि सेम पॉइंट से पास आउट हुआ है। ठीक है, देन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? हमें ये पता चल गया कि भैया ये रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? तो हमने क्या देखा कि अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन एडिशन ही है, बस जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करके फिर ऐड कर दो। वही तो हमने किया, उसकी डायरेक्शन चेंज करके फिर ऐड कर दो। हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में बहुत यूज़ करेंगे ये वाली टर्म, रिलेटिव मोशन के केस में बहुत बार यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो हम वहाँ पर बात करेंगे और भी। बाकी अभी इतनी चीज़ समझ में आई कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मीन्स कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, बट जिस वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज करके नेगेटिव वेक्टर कर दें। ठीक है, तो वही हमने किया। अब कोई अगर हमसे ये पूछे कि भैया इसका जो वेक्टर आपने लिया है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, रिजल्टेंट का कितना होगा? हमने कहा ठीक है यार, हमारे पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था इसका एडिशन वाले केस में वो होता था कुछ ऐसा। क्लियर? चलो यहाँ पर क्या कहानी बदली? ए वेक्टर, ठीक है हमने लिख दिया ए वेक्टर, बी वेक्टर हमने लिखा माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी। डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कुछ नहीं करना है, हमें बी स्क्वायर लिखा, 2ab, यहाँ पर भी कहानी वही है। कॉस थीटा, क्या मैं थीटा लिख सकता हूँ? नहीं, थीटा तो वो एंगल था जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बन रहा था, बट इस बार तो हमें वो एंगल लेना है जो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में बन रहा है। तो इस बार वो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल इज 180 माइनस थीटा। सो थीटा रिप्लेस बाय 180 माइनस थीटा। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज, बेसिक फॉर्मूला था, मॉड्यूलस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, एंड वी नो दैट कि cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है -1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है ना -1 ही होती है। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं जहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पर एंगल को कन्वर्ट करना बताया हुआ है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। 180 माइनस थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 90 इंटू 2 माइनस थीटा। अब 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस चेंज नहीं होगा, यही कहानी बताई गई थी। 90 का इवन मल्टीपल है, कॉस का कॉस रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, तो 90 इंटू 2, मतलब मैं 0 पर था, 90 पर आया, 180 पर चला गया, 180 वाले पॉइंट पर हूँ, माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा, वही तो मैंने किया हुआ है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा में थीटा लिखना मैं भूल गया, कोई बात, लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं और कोई हमसे ये बोलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाइंड करो, डायरेक्शन फाइंड करो, तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन एडिशन में भी फाइंड किया है, क्या होता था tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अगेन वही कहानी आ जाएगी यहाँ पर भी, tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, आप चेंज कर सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो b साइन थीटा और कॉस अगेन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस b कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा, आपको अगर याद हो तो एडिशन वाले केस में मैंने एक एंगल ऐसा बताया था जहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर था। क्या था वो फॉर्मूला एडिशन के लिए? वो फॉर्मूला था कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यही फॉर्मूला था। वो एंगल क्या था? वो एंगल था 120 को जब हम यहाँ पर पुट कर रहे थे तो 2a cos स्क्वायर नहीं था, cos थीटा बाई 2, 120 का क्या हो जाएगा 60, r इज इक्वल्स टू 2a cos 60 की वैल्यू 1/2, तो रिजल्टेंट ऑल्सो a मीन्स व्हाट? a मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। हमने वो दोनों वेक्टर लिए थे, उनका मैग्नीट्यूड भी a ही था। उसी केस के लिए फॉर्मूला था जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, तब हमने ये फॉर्मूला डिज़ाइन किया था। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकला था, ये वाले फॉर्मूले से। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप पिछले वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, है ना। वेक्टर का जो फर्स्ट वाला वीडियो है जहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर और वेक्टर एडिशन की बात की गई थी, वहाँ पर ये चीज़ आपसे डिस्कस की गई है। क्लियर? तो ये हमारे पास एडिशन में बात होती थी। अब सब्ट्रैक्शन में क्या कहानी चलेगी? सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला तो ये है। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ये a आ जाएगा, ये a आ जाएगा, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, चलो अच्छी बात है। ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन निकला, रूट 2a, अंदर क्या बचा रूट के, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कन्फ्यूज़ मत होना, सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, बताया गया है। आप मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1 देखें, वहाँ पर आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला डिस्कस किया गया था कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा आता है देन यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा आता है देन यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, हमें इतनी बात पता चल गई। अब आगे रूट 2a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर रूट और लगा है जिसे मैं मिस कर दिया, कि मैंने इसकी वैल्यू पुट की। तो ये हो जाएगा अगेन √2 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा बाई 2, √2 2 r इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2। कुछ नहीं चेंज हुआ, वहाँ वाले फॉर्मूले में यहाँ पर क्या था कॉस, यहाँ पर क्या आ गया साइन। अब वो एंगल चेंज हो जाएगा जिसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही मिलता है जो इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वहाँ पर वो एंगल 120 था, यहाँ पर रख कर देख लीजिए। अच्छा कैसे निकालेंगे वो एंगल, इसकी जगह ए पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें यही निकालना है ना कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ए मान रहे हैं, आर की जगह ए रख दीजिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 की, 32 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 60, तो वो एंगल 60 होगा। अब ये चीज़ आप निकाल सकते हैं, है ना, वहाँ पर डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर आपको पता चला कि जब हम सब्ट्रैक्शन वाली कहानी की बात करते हैं तो वहाँ पर वो एंगल होता है 60 डिग्री, जहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और एडिशन वाले केस में यहाँ पर जब हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो वो एंगल होता है 120 डिग्री, जहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्लियर? तो ये हमने कहानी की किस चीज़ की, सब्ट्रैक्शन की। आई होप कि सब्ट्रैक्शन वाले केस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेम कहानी चल रही थी, जो हमने एडिशन में बात की थी वही हमने सारी की सारी सब्ट्रैक्शन में बात की है। एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं कि इफ मॉड्यूलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, ऐसा गिवन है। मॉड्यूलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप गिवन है। आपको फाइंड करना है जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का एंगल। फाइंड एंगल ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल। क्योंकि ये जो ए कैप और बी कैप है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है ना, कहानी हमें पता है ये चीज़। चलो, तो हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। हमने कहा ठीक है चलो एंगल निकालते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया, है ना, क्योंकि है तो भले से ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का सम दिया है, यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दिया है, बट है तो वो वेक्टर। वेक्टर का जब सम और सब्ट्रैक्शन होता है उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, अब फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर बोल रहे हैं वो, बट ए कैप एंड बी कैप इज यूनिट वेक्टर, और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूँ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। हमने मान लिया इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। कितना एंगल ले रहे हैं हम इन दोनों वेक्टर के बीच में, थीटा ले रहे हैं। चलो दूसरी कहानी, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहानी बनेगी, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ 180 माइनस थीटा लो ना, 180 माइनस थीटा लेके ही तो माइनस का साइन आया है, तो मैंने ऑलरेडी वो माइनस साइन लगाया। अब एंगल चेंज मत कर देना, है ना। हाँ, अगर यहाँ प्लस का साइन लगाओगे तो फिर 180 माइनस थीटा आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्शन वाले केस में। चलो अब क्या कहानी बनी, ये 1 और 1 हो गया 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ रूट के बाहर, तो √2 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। या सबसे पहले एक काम करें ना, रूट से रूट को उड़ा दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 कॉस थीटा, ये हो गया 2, ये हो गया 2 कॉस थीटा। 2 से 2 खत्म, इसको आओ प्लस करो, 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। कॉस 0 की वैल्यू किसकी होती है 90 डिग्री की। सो एंगल हमें पता चल गया 90, मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90। ये वाला केस आप याद रख सकते हो, जब ये कहानी आती है तो कंफर्म है कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ऑन बोर्ड में लिखता हूँ। क्वेश्चन इज इफ 2 वेक्टर्स, इफ 2 फोर्सेस
forces act in opposite direction. If two forces act in opposite direction, then their resultant is 10 Newton. Then their resultant is 10 Newton. Clear? And if they act mutually perpendicular, and if they act mutually perpendicular, then their resultant is 50 Newton. Then their resultant is 50 Newton. Clear? Find the magnitude of both the forces. Find the magnitude of both the forces. Question is this. Again, if two forces act in opposite direction, then their resultant is 10 Newton. कहानी ये है कि अगर दो फोर्स हैं कोई जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक फोर्स ये मान लिया मैंने, एक फोर्स ये मान लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एंगल 180 डिग्री हो गया, तब इनके रिजल्टेंट कितना है? 10 न्यूटन. हमें पता है, हम चाहे तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो होता क्या है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 में हमने माइनस वाला फॉर्मूला लिखा था. फॉर्मूला इज कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 माइनस a2, दोनों वेक्टर का डिफरेंस. तो मैं डायरेक्टली लिखूँ, रिजल्टेंट इस केस में कितना है? 10 न्यूटन है ना, F1 माइनस F2. ठीक है, रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास कितना आ गया? F1 माइनस F2. तो यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया है कि चलो F1 बड़ा है, F2 छोटा है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, मान लिया है ना. एक इक्वेशन मुझे ये मिल गया. अब कहानी ये बन रही है कि यार दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उनका रिजल्टेंट 50 है. अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले केस में क्या कहानी बनती थी कि फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. अगर cos 90 हो जाए, थर्ड टर्म 0, इसको हटा दो. म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले केस में हमेशा क्या? √a² प्लस b². तो अब ये कहानी बन गई कि 50 न्यूटन इज इक्वल टू √ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर. हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है ना. अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 2500 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर है ना. इसको इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ मैं. क्लियर? अब इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है. हमने 10th क्लास में ऐसी इक्वेशन बहुत सॉल्व की हैं. यहाँ से F1 का वैल्यू निकालो, 10 प्लस F2 यहाँ पुट कर दो, 2500 F1 का वैल्यू 10 प्लस F2 होल स्क्वायर और F2 होल स्क्वायर, 2500 a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या कह रहा है भैया? 100 F2 स्क्वायर प्लस 20 F2. अब ये आइडेंटिटी तो लगाना आता है ना. अब क्या कहानी ये बनी कि 100 को माइनस किया, 2400 हो गया. यहाँ ये हो गया 2F2 स्क्वायर प्लस 20 F2. 2 कॉमन लेके हटा दो, तो F2 स्क्वायर प्लस 10 F2 माइनस 2400. स्प्लिटिंग हम बड़े आराम से कर सकते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी को आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी को आता है. इवन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो डिस्कस भी किया मैंने मैथमेटिकल टूल्स वाले अलजेब्रा वाले पार्ट में, है ना. तो यहाँ से हम F2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा. वो F2 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, F1 का वैल्यू निकल जाएगा. क्लियर है ना. तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है. इसके बाद आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं. अब तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना. इक्वेशन मैंने निकाल दिया, आप इस इक्वेशन को स्प्लिट करें. स्प्लिट करने के बाद F2 की वैल्यू निकलेगी, वो F2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे. सॉरी, यहाँ पुट कर यहाँ भी कर सकते हैं, बट क्यों अपन स्क्वायर करें, इतना टफ क्यों करें क्वेश्चन को, है ना. सो हम यहाँ पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सॉरी मॉड्यूलस ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल्स टू रूट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ए कैप प्लस रूट 3b, ऐसा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, हमें ये कंडीशन दी है और ये फाइंड करना है। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही एक टाइप का एक क्वेश्चन किया था, बहुत आराम से हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या किया था लास्ट टाइम हमने, आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला लगाया था रिजल्टेंट वाला, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, -2ab, क्लियर, कुछ गलत तो नहीं है। 1 का स्क्वायर -2ab। अब 2ab के बाद क्या कहानी आ जाती है, कॉस थीटा की, इज इक्वल्स टू √2 हट गया, ये आ गया 2 - 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। अब चेक कर लो, कॉस में -1/2 वैल्यू किस एंगल की होती है, सोचिए थोड़ा सा, कॉस में -1/2 वैल्यू किस एंगल की होती है। सही किया ना मैंने, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। देखो यार, यहाँ हो गया ना, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। अरे सर कितना खतरनाक वाला कैलकुलेशन किया आप। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल किया, डिवाइड में नहीं ले गए थे, है ना। कॉमन मिस्टेक है, मतलब टीचरों को नहीं करना चाहिए जो मैंने करी है, ठीक है ना, बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है ना। 2 से 2 कैंसिल किया, 0 आया, कॉस 0 मतलब थीटा कितना आ गया 90। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बट हमें ये निकालना नहीं था, हमें तो एंगल निकालना था, वो हमें पता चल गया। हमें निकालना तो ये है, यहाँ फॉर्मूला लगाया 1 स्क्वायर प्लस, अच्छा क्या निकाल रहे हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ ए कैप √3b कैप, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यूनिट वेक्टर था, इतना आ गया, बट दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर, अच्छा प्लस का सिंबल है इस बार यहाँ पर, यहाँ माइनस का सिंबल था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 2ab कॉस थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 थी, डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ मैं, या कॉस 90 पुट करो फिर वैल्यू रखो, बात तो वही रहेगी। अब ये 0 आया, ये थर्ड वाली टर्म गायब हो गई, ये 1, ये 3, ये 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आंसर इज 2 यूनिट। आपको पता चल गया कि भैया इसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन, कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर वाले केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे पुट करना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल एंटी पैरेलल वाला पिछला वाला केस था, वहाँ पर हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, है ना। तो लोड नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है और चीज़ों को सॉल्व करते जाना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम, लिखें, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i + 2j कैप, ठीक है। और एक वेक्टर और मान लिया मैंने, बी वेक्टर, ये मान लिया 2i 3j + k, ठीक। अब आपको निकालना है a + b वेक्टर, है ना, ये गिवन है। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग, find the unit vector along a minus b वेक्टर। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, है ना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमें निकालना। देखो सबसे पहले जब भी जिस भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, अब चूंकि यहाँ a माइनस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, a माइनस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर माइनस बी। मैं गलत तो नहीं हूँ, यही होगा यूनिट वेक्टर अलोंग ये। फिर किसी भी वेक्टर मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। अब यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकाला जा रहा है, किसकी डायरेक्शन में निकाला जा रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब तो कहानी बहुत आसान होगी, a माइनस बी
वेक्टर ए कितना है 3i प्लस 2j माइनस 2i प्लस 3j प्लस ये हो गया 3i माइनस 2i मतलब i, ये माइनस ये मतलब j और माइनस k। ठीक है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू तो ये आ गई, बट हमें उसका मोड भी चाहिए। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर थर्ड वेक्टर। यही करते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए, किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, पिछले केस में मेरे पास ए और बी वेक्टर दिए थे, उनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा, वो लगाया था, है ना। इस बार यूनिट वेक्टर का केस में हम निकाल रहे हैं, या आप देखिए यूनिट वेक्टर की टर्म में हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास सॉल्व करके कहानी बनेगी √3 लिखूंगा डायरेक्ट, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। वेक्टर दिया है आपके पास ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप 1/√3, कहानी हो गई खत्म। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए। तो अब अभी तक तो हमने रिजल्टेंट की कहानी देख ली कि क्या कैसे निकालते हैं सब्ट्रैक्शन वगैरह के केस में। एडिशन की हमने कल बात कर ली थी। आज हम एक नई चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि एडिशन का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। बड़े ऑपोजिट प्रोसेस करते हैं, होता है हर चीज़ का एक्शन का रिएक्शन तो होनी है। देखो, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन बोला जाता है। अब मान के चलो एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना है, एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स मींस एक्स वाई और जेड एक्सिस में। पहले एक्स वाई की बात कर लेंगे, फिर एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर लेंगे, है ना। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका यूज़ मैक्सिमम क्वेश्चन में करोगे। फोर्स, एनएलएम, वर्क, ये सब जगह आपको वेक्टर रिजोल्यूशन आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो वेक्टर रिजोल्यूशन की आज कहानी की बात कर रहे हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इसे वेक्टर रिजोल्यूशन बोला जाता है। वेक्टर रिजोल्यूशन की कहानी 2D और 3D दोनों में खेली जाती है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, मैक्सिमम जगह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वेक्टर रिजोल्यूशन की कहानी हमारे पास आ रही है। वेक्टर रिजोल्यूशन, सो splitting of a given vector into its rectangular components. Clear? तो splitting of a given vector into its rectangular component। अब वो कंपोनेंट 2D में भी खेलेंगे हम, 3D में भी खेलेंगे। मान के चलिए पहले हम 2D की बात कर रहे हैं क्योंकि ये समझ जाएंगे, 3D वाला भी समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास y एक्सिस है, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये x एक्सिस है, एक वेक्टर मैंने लिया a, ये ऑरिजिन, ये a, ये मेरे पास a वेक्टर है। सो एक वेक्टर मैंने लिया ओ ए वेक्टर, जिसको मैं ए वेक्टर भी बोल रहा हूँ, वो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा है। सपोज एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इस वेक्टर को मुझे इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम पर
आप या तो उसके एक्स एक्सिस में या उसके वाई एक्सिस में रिजॉल्व करोगे, तब जाके सॉल्व करोगे। वेक्टर हवा में लटक रहा है तो आप क्या बताओगे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे निकालोगे? आपके पास डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स की होगी, ओरिजिन से वाई की होगी, ऑल द ओरिजिन से जेड की होगी, बट ये क्या है ये तो नहीं पता। पहले निकालनी तो एक्स वाई जेड ही पड़ेंगी, है ना। तो इसलिए कंपोनेंट निकालते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, इसको मान लिया n, इससे y एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर हमने लिया, इसको मान लिया n, ठीक है। अब जो OA वाले का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, जो OA वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन x एक्सिस, उसको मैंने कुछ देर के लिए एज्यूम कर लिया AX, है ना। और अगर वेक्टर की डायरेक्शन में बता रहे हो तो अभी मैं बता दूंगा क्या करना है। मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने, ON का मैग्नीट्यूड है मेरे पास AX, उसकी वैल्यू अभी निकाल लेंगे। उसी तरह से OM का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया AY। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये A वेक्टर का Y एक्सिस और X एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है, जो कंपोनेंट है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है ये वैल्यू AX और AY। हमने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने कुछ ऐसी कहानी की, मैंने ट्राइंगुलर लॉ लगाया, है ना, वेक्टर एडिशन के लिए। तो कैसे लगा? OA वेक्टर इज इक्वल्स टू ON वेक्टर प्लस NA वेक्टर। गलत तो नहीं हूँ मैं? एक बार चेक करो आप लोग ध्यान से डायग्राम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो अब ये हमारे पास A वेक्टर है, ठीक है। अब आपने बोला ON वेक्टर। सर ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, आपने बोल दिया कि AX है, हम आपके ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है ON का। बट किसी भी वेक्टर को क्या उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है? नहीं, उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई भी तो किया जाता है। यूनिट वेक्टर का आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, n वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n वेक्टर। तो अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या मैं ON वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ, AX इंटू आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से AY इंटू जे कैप। तो मैंने इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब सर आपने तो AX AY मन से लिया था, इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ा सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है, 10th क्लास में यही सब करते हुए आए हैं कि अगर मैं यहाँ पर कॉस अल्फ़ा ले लेता हूँ, कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AX का वैल्यू हो गया A कॉस अल्फ़ा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? AX का वैल्यू हो गया A कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर साइन अल्फ़ा ले लेता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब चूंकि परपेंडिकुलर AY है, सो AY अपॉन हाइपोटेनियस A है, सो AY का वैल्यू हो गया A साइन अल्फ़ा। तो आपको AY और AX का वैल्यू भी मिल गया। ऐसे आप निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको AX वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट करो और साथ में कॉस अल्फ़ा निकाल लो। अल्फ़ा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपके पास यहाँ वाले का एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वाई एक्सिस के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ए वाले का मैग्नीट्यूड पुट करो, इनटू साइन अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा की गिवन होगा, वैल्यू आपको पता होगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर क्या करें? तो फिर हम ये कहानी कर सकते हैं। देखो आप, हमें पता है कि दो वेक्टर हैं मेरे पास। कौन कौन से दो वेक्टर हैं मेरे पास? एक ये और एक ये। अब चूंकि दोनों वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ फॉलो कर रहे हैं तो क्या मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? रिजल्टेंट मतलब ए, है ना, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2AX AY कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर एंगल, आप ध्यान से देखिए, इन दोनों वेक्टर के बीच, ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच का 90 डिग्री है। तो
cos 90 थर्ड टर्म का काम खत्म हो गया। सो क्या इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कुछ देर पहले एक क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा ही किया था, इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप था, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला था। तो मैंने क्या किया था, अंडर रूट आई कैप के साथ वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ए एक्स आई कैप का कोएफिशिएंट है, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई आपके पास 2D की। एक चीज़ और बच रहा है, जब किसी ने पूछ लिया कि भैया जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन मतलब tan अल्फा, तो कहानी वही है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स। सो ये कहानी आपके सामने आएगी इन केस ऑफ 2D। 2D में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? इसमें कोई समस्या हो तो बोलो। 2 डायमेंशन वाले केस में हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख लिया। अब ये तो देखो एक मतलब बुक वाला तरीका हो गया, स्टैंडर्ड तरीका हो गया। यहाँ ये वेक्टर रिजोल्यूशन है, इसको रिजॉल्व कर लिया, ये ऐसा लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे निकाल देंगे, ए एक्स ए वाई की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। मेन चीज़ तो यही है जो आपको क्वेश्चन में साथ देखी। क्या आ रहा हूँ अभी वेक्टर रिजोल्यूशन पे और अच्छे से भी आऊँगा। पहले हम 3D वाला कंसेप्ट और समझ लें, फिर हम उसको और देखेंगे। उसके पहले बस एक एग्जांपल, मानो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और एक वेक्टर दिया है आपको ये फोर्स है ना, एंगल बन रहा है यहाँ 37। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे कि ये वाला कंपोनेंट होगा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस एक्स वाले की कॉस ही आता है। उसके बाद आप बोलेंगे कि भैया ये वाला कंपोनेंट होगा एफ वाई, एफ साइन 37, ठीक है ना। यही बोलते हैं आप, यही बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं। ऐसा हर बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा वो होगा जिसके साथ एंगल बन रहा होगा, ये हर बार, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा वो कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का जिसके साथ एंगल बन रहा होगा। नहीं आया समझ में? मतलब यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 37, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं था तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। बट सपोज करो कि मेरे पास ये कहानी होती, ये होता और एंगल ये होता, तब मैं बोलता कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और मैं इसको क्या लिखता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में मैं ये लिखता कि एफ कॉस 37। तो हर बार ये रटना नहीं है आपको कि एक्स एक्सिस वाला ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर। तो क्या याद रखना है कि किस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, उस वेक्टर का वो एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहाँ कॉस होगा। फिर जो बचा वो अपने आप वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एफ साइन 37। तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर हुआ? क्लियर है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जरूरी नहीं हर बार, यहाँ तो ठीक है मैंने एक्स के साथ एंगल लिया कि जरूरी है एक्स के साथ हर बार एंगल आए ना, वाई के साथ भी तो आ सकता है, ये आ गया। तो अभी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हम आ जाते हैं अपने 3D वाले पार्ट के ऊपर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है 3D वाला पार्ट, और यूज़ हमें बहुत सारी जगह पर नहीं करना होता है इसको, ठीक है। मतलब कभी कभी करने के लिए भी आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना होता है, मैक्सिमम तो आपको 2D कंपोनेंट मिलेंगे। चलो तो कहानी ये है, चलो पहले एक तो डब्बा बना लिया जाए। डब्बा मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस बना लिया, वाई एक्स और ये जेड, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ से एक वेक्टर ले लो पहले,
ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये आपके पास हो गया ए वेक्टर, क्लियर? ये आपके पास हो गया ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर से मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ। गलत तो नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है, जिंदा। इसको मिटा दो कुछ देर के लिए। ठीक है, ये बॉक्स बना लिया। अभी इस वेक्टर को मैं थोड़ा अरेंज कर दूंगा, वेक्टर की डायरेक्शन गलत हो गई है। तो एक्स वाई एक्सिस से मैंने यहाँ पर ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है। चलो एक हम वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर। ये एक वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है, क्लियर है? ये वेक्टर मैंने कौन सा लिया? ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के मुझे कंपोनेंट निकालना है। अच्छा, ये वेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? एक डब्बा है, एक बॉक्स है। जिस रूम में आप हैं, जिस रूम में मैं हूँ, इस रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, मतलब डायगोनल है। ये वेक्टर क्या है? इस बॉक्स का डायगोनल, ठीक है। चलो अच्छी बात समझ में आई। अब इस डायगोनल मतलब ये वेक्टर है, और मुझे पता है कि इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा, ये मान लिया है ना, या थोड़ा सा मैं और अलग मान देता हूँ इसको, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका ये एक्स वाई एक्सिस का कंपोनेंट, ये एक्स, चलो इसी को मान, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है ना, यहाँ कहीं ये z पर कंपोनेंट बनाएगा, ये z एक्सिस। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो मैं इसके कंपोनेंट को लिख रहा हूँ ए एक्स, इसको लिख रहा हूँ ए वाई, और इसको लिख रहा हूँ ए जेड। आई होप कि दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है ना। हौच पौच होने वाला है थोड़ा सा डायग्राम फिर से, मतलब इस 2D को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे इससे। 2D में क्या किया था? ए वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया था एक्स एक्सिस पर ए एक्स, वाई पर लिया था ए वाई, जेड पर लिया यहाँ पर ए जेड। तो वही मैंने किया, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर, और इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर। वो कितना आ रहा है? ए एक्स ए वाई ए जेड। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। ठीक, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इसको मैं ए बोलूँगा, तो वो पिछले वाले फॉर्मूले से अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। बट इसको हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर ये फॉर्मूला। और ये कैसे आया? तो देखो समझो, यहाँ पर अब मैं इनको रब कर दूँ, ये तो पता चल गया कि क्या क्या क्वांटिटी है। अगर मुझे, है ना, अगर मुझे ए वाई, ए वाले वेक्टर, है ना, ए वाले वेक्टर का मतलब ए वाले वेक्टर के ऊपर ट्राइंगुलर लॉ लगाना है, तो मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँगा। देखिएगा ध्यान से, ये वाला, इसको मैंने O मान लिया, इसको मैंने A मान लिया, और इसको मैंने B मान लिया कुछ देर के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल कैसा है? सोचिएगा आप, ये आपके पास फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है, ये वॉल्स है ना। वॉल्स के ऊपर वाले कॉर्नर से फ्लोर के नीचे वाले कॉर्नर पर अगर कोई लाइन लेते हैं, तो किस एंगल को बनाती है वो? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, चलो, ओ ए वैक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर। यही ट्राइंगुलर लॉ कहता है, ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर, ठीक है। ये हमने ट्राइंगुलर लॉ लगाया। आगे, अब चूंकि ओ बी वैक्टर जो है, ओ बी वेक्टर जो है वो भी रिजल्टेंट है किस ट्राइंगल का? इस वाले बेस वाले ट्राइंगल। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ बी वैक्टर इज इक्वल्स टू, ओ बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ
सी वेक्टर और सी बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, क्लियर। ओ बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, देन ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस बी ए। अब थोड़ा सा हम ध्यान से, ओ ए वेक्टर मतलब ये वाले वेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ओ सी वेक्टर मतलब जेड एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सी बी वेक्टर सी से लेके बी, सी से लेके बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? ये एक्स एक्सिस के उस पार्ट के बराबर होगा जो यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके पैरेलल होगा, आप खुद देख सकते हैं, ये इसके पैरेलल होगा। तो इस सी बी की जगह क्या मैं यहाँ पर ओ बी ओ सी ओ डी यूज़ कर सकता हूँ? तो एक नया वेक्टर मैंने माना ओ डी वेक्टर, तो सी बी की जगह मैंने क्या लिख लिया? ओ डी वेक्टर प्लस बी ए वाई एक्सिस में है और वाई एक्सिस को मैंने ओ डी के बाद ओ ई मान लिया, सो ये हो गया ओ ई वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी ओ डी और ओ ई। अब आप ध्यान से देखें, ओ सी वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड कितना है ए जेड, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है के क्या है। तो ए जेड के कैप यहाँ आ गया। ओ डी क्या है? ओ डी मेरे पास एक्स एक्सिस की कहानी हो रही है, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आई तो ए एक्स आई कैप। और ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास कहानी है वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड ए वाई है और जे कैप। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो मैंने पहले डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। थोड़ा 3D वे में हम सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा। फिर से एक ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर से मैंने परपेंडिकुलर लिया इस सरफेस के ऊपर, है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा बेस के डायगोनल के साथ। तो ये ओ ए वेक्टर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो किसके वेक्टर के सम के बराबर होगा? ओ बी प्लस बी ए के। हमने कहा ठीक है, अब ओ बी तो रिजल्टेंट है, ओ बी अगर रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है? ओ सी और सी बी का। तो ओ बी की जगह ये लिखा, तो इसकी जगह पुट कर दी ये वैल्यू। अब हमें पता है ओ सी ठीक है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी बी जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने उसको ओ डी लिख दिया, और जो बी ए है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैंने ओ ई लिख दिया। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बताते हैं? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो ओ सी आपके पास जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड ए जेड है और डायरेक्शन के कैप है। ये आपके पास एक्स एक्सिस ए एक्स और आई कैप, ये आपके पास वाई एक्सिस ए वाई और जे कैप। गॉट इट? अब इसका रिजल्टेंट आ गया, ये कैसे आया सर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का? ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखो अभी मैंने आपसे बोला कि 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 बना रहा है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। वैसे ही एज इट इज जो वेक्टर में बना रहा था वो यहाँ बनाऊंगा। अब हमने देखा यहाँ पर जो ओ बी है वो भी हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, बेस का 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है। सो अगेन ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू या ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पुट किया ये वैल्यू यहाँ पर। देन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, चलो। अब ओ सी मीन्स वॉट? वही कहानी आ गई, ओ सी स्क्वायर। ओ सी मतलब ओ से लेके सी तक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड ए जेड का स्क्वायर। बी सी आपके पास क्या है? ए एक्स का स्क्वायर, और ये आपके पास ए वाई का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, ओ ए किसका स्क्वायर है? ए का। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए जेड स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका? अगर हम तीनों एक्सेस लेते हैं उस वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो, अच्छी बात है ना। अब अगर मैं ये बोलूँ, जैसे एक वेक्टर मैं यहाँ पर ले, ठीक, एक वेक्टर मैंने लिया, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था, फिर से हम देख लेते हैं। एक वेक्टर है मेरे पास, किसी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मुझे नहीं पता, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, ऐसा कुछ नहीं। कोई हमसे पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था? a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 25 माइनस 24, स्क्वायर रूट कर लेंगे, हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा।
तो 3D 3 डायमेंशंस वाले केस में हम ये कहानी यूज़ करते हैं। क्लियर है वही। तो हमें अगर 3D वाले केस में कंपोनेंट्स को लेना है या 2D वाले केस में कंपोनेंट्स को लेना है तो हम किस तरह वेक्टर्स का यूज़ करेंगे, ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब सपोज ax, ay और az की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ax, ay और az है ना, ये और ये वो वेक्टर है जो हमने लिया था OA। ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और ये वेक्टर z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है। अब आप याद करो कि हमने a से यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया था, a से यहाँ पर x एक्सिस पर, तो ये 90 डिग्री है, cos अल्फा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना? सिंपल है, कुछ नहीं करना। cos अल्फा इज इक्वल्स टू बेस, बेस कितना था ax, ये वाली वैल्यू को हम ax बोल रहे थे प्रोजेक्शन, अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ax का वैल्यू कितना होगा, a cos अल्फा। इसी तरह से ay का वैल्यू कितना आ जाएगा, a cos बीटा। az का वैल्यू कितना आ जाएगा, a cos, जो आप निकाल सकते हैं बड़ा। तो ये ax, ay और az का वैल्यू आ गया। अच्छा, एक और चीज़ हमने अभी क्या लिखा था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, सो a स्क्वायर, ax स्क्वायर क्या, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा है उसे डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। मैथ्स की टर्म में बहुत यूज़ होता है, मैथमेटिकल टर्म है। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर को, मतलब ax वाली क्वांटिटी को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इन्हें डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। यहाँ उसके लिए एक रिलेशन मिलने वाला है, तो a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया, जो हो गया cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, इस बार ये कैंसिल प्लस में आके नहीं हुआ है, जो पिछली बार हमने मिस्टेक कर दिया था, वो ये वाला मिस्टेक था। यहाँ 1 लिखना है, पिछली बार 0 आया था, लेकिन यहाँ 1 लिखना है, डिवाइड में आके कैंसिल। सो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ये डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा वो एंगल हैं जो यहाँ पर वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में बना है। ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर फिर हम आगे एक और साइन के लिए रिलेशन भी बना सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये भी रख सकते हैं। तो हमें रिलेशन फाइनली ये मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं। चलो, तो यहाँ हमने वेक्टर रिजोल्यूशन की बात की। वेक्टर रिजोल्यूशन को देखो, मैंने फिर वापस बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपको x एक्सिस y एक्सिस में आएगा, मोस्टली क्वेश्चन हम वहीं से सॉल्व करेंगे। अभी हम कंडीशन भी देखेंगे कि किस तरह से रिजॉल्व। वैसे तो मैंने समझा दिया आपको कि हर बार x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे अप टू द मार्क, थोड़े से अप लेवल के भी, जहाँ पर हम रिजॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इन कंपोनेंट्स में, हम किसी वेक्टर को इनकी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। बट उसके पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये एक वेक्टर मैंने माना। ठीक है, कुछ भी दे दो, वेक्टर a, वेक्टर b, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो उसको। वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ए वेक्टर में इसको लिख देता हूँ, है ना, ये 0 वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। आपको इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने बोला कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax है, ऐसे ही बोलेंगे हम। बोलो जल्दी बोलो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप बोलो, आप भी बोलोगे सर कैसे बोले यार, ये तो वीडियो है ना। ठीक है, हाँ,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है क्या हर बार? ना, नहीं होता है। तो इसका जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो वो किस डायरेक्शन में निकलेगा? वाई की डायरेक्शन में। क्या निकलेगा? ए कॉस 60। अच्छा, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो कि भैया वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आपको दिया है वो 4 यूनिट दिया है सपोज, है ना? तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 4, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ए वाई का वैल्यू आ गया 2 यूनिट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 यूनिट, है ना? ये 4 यूनिट। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल तो वाई एक्सिस के साथ बन रहा था, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए एक्स ए, और वर्टिकल में साइन आता है साइन 60। ए की वैल्यू 4 है, 60 की वैल्यू √3/2 होगी, तो ये 2√3 होगा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 2√3। क्लियर? तो किसी भी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया ये ए वेक्टर, ये यहाँ 60 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में इसका, ठीक है? एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। अब यहाँ पर आपको बोल दिया है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। ये सपोज फोर्स है ना, एक कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस फोर्स का कितना है? 40 न्यूटन। आपको उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना, ठीक है? अब हमें बताएं ये ए है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ए कॉस 60, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ए साइन 60। कुछ देर के बाद मैं ए वाई ए एक्स लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल हो उसमें ही वाई हो, तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ ये वाली वैल्यू लिखूँगा, है ना? तो चलो, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है 40 न्यूटन, ठीक है? ए कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दूँ 1/2, तो ए का वैल्यू हो गया मेरे पास 80। अब क्या मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? ए वाई इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है? 80, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, सो 40√3। क्लियर? ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूटन यूनिट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कहानी बड़ी सिंपल है, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है कि कंपोनेंट में रिजॉल्व किस तरीके से हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Determine the vector which when added to the resultant of p vector, p vector की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? सो 2i 7j एंड -10k, ये p वेक्टर। एक q वेक्टर आपको और दिया हुआ है i कैप प्लस 2j प्लस 3k। फिर से सुनिए, क्वेश्चन इज कि डिटरमाइन द वेक्टर विच when added to the resultant of p and q, वो वेक्टर निकालना है जो इनके रिजल्टेंट में ऐड करने पर गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ एक्स एक्सिस, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस। अरे हाँ, फिर से डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैंने मान लिया वो वेक्टर जो था वो वेक्टर हमारे पास गिवन वेक्टर हो गया या रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, कुछ भी बोल दो, रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। इस रिक्वायर्ड वेक्टर को मैंने इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड किया,
इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड किया। अब इनका रिजल्टेंट का मतलब व्हेन वी एडेड टू द रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों वेक्टर का प्लस, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है। और हमें जो मिल रहा है गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होता है i। फिर से क्वेश्चन इज कि एक किसी वेक्टर को हम इन दोनों की रिजल्टेंट के साथ ऐड करें और आंसर हमें मिल जाए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का तो आई कैप ही होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना है, रिक्वायर्ड वेक्टर हमें निकालना है, सॉरी। सो पी हमारे पास कितना है 2i प्लस 7j माइनस 10k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k is equals to I. So the required vector I, this one, minus 2i और I 3i, 7j और j माइनस 9j, माइनस 10k और -7 इधर आकर, सो फाइनल आंसर इज -2i माइनस 9j प्लस 7k। इसका आंसर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, वो रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इतना हो जाएगा। फिर से उन्होंने ये बोला था कि हमें कोई रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है जो कि प्लस किया जाए किसके रिजल्टेंट के साथ, इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ। हमने इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ इसको प्लस कर दिया, जो फाइनल आंसर निकल रहा है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, हमने बता दी। क्लियर? श्योर। आई बात समझ में? किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोल तो नहीं सकते हो, है ना, बट मैं मेरे एंड से बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर, ठीक है। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप के। ये ओरिजिन, ये वही एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। कहानी यहाँ पर ये बोली जा रही है कि द सम ऑफ 3 वेक्टर्स shown in figure, the sum of 3 vectors shown in figure is 0। अब 3 वेक्टर्स कौन कौन से दिए हुए हैं? एक वेक्टर है C वाला वेक्टर जो कि 45 डिग्री पर है इस डायरेक्शन में। एक वेक्टर है B वाला वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, और एक वेक्टर है A वाला वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर ये करना। फिर से द सम ऑफ 3 वेक्टर शोन इन फिगर इन दिस इज 0। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OB एंड OC? OB और OC का मैग्नीट्यूड निकाल। इन तीनों वेक्टर का मतलब इन तीनों वेक्टर्स का अगर हम कहीं सम करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ना। मतलब ऊपर जितना, सपोज ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना उधर लग रहा है, मतलब सब जगह से बैलेंस हो रही है कहानी, ठीक है। अब अगर ऐसा कहीं होगा तो आपको OB और OC वेक्टर की वैल्यू निकालना है। ए वेक्टर की वैल्यू दी है 10 न्यूटन, मतलब फोर्स ही लग रहा है फाइनली। और हम ठीक है सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, बाकी तो दोनों बेचारे अच्छे बच्चे हैं जो सीधे साधे हैं और सही जगह पे बैठे हुए हैं, है ना। इसको रिजॉल्व करते हैं इसके दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, इस वाले कंपोनेंट A B, इसको C, इसको D दे दूँ मैं, D, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास जो होगा OD वाला कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा OC, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और cos 45, में गलत तो नहीं हूँ OD की वैल्यू को लेकर। सो OD इज इक्वल्स टू OC, OD इज इक्वल्स टू OC, और 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/√2, देन OC का वैल्यू हो जाएगा √2 OD। क्लियर? ये OC का वैल्यू मैंने निकाल लिया और √2 OD, है ना। इतनी बात हमने समझ ली। आगे इसका जो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसको मैं E मान लेता हूँ, देन OE इज इक्वल्स टू OC, OE इज इक्वल्स टू OC। क्लियर? C तो हमारे पास है, हमें OB निकालना है और
ये निकालना। हमने कहा ठीक है, ओ बी और ओ डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है, यहीं से होगा। सो इसको रिजॉल्व किया, इसके वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ओ सी साइन, है ना, ओ सी साइन 45। साइन 45 की अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला वेक्टर इसको बैलेंस कर रहा है भैया, रिजल्टेंट 0 है, इसलिए ये वाला वेक्टर ओ ई है, तो ओ ई की वैल्यू में 10 न्यूटन लिख सकता हूँ क्या? सोचिए, ये वाला वेक्टर इसको बैलेंस कर रहा है, इसको अगर बैलेंस वाई को खींचेगा, एक्स को खींचेगा, रिजल्टेंट 0 है ना। तो क्या मैं ओ ई को इतना लिख सकता हूँ जो कि 10 न्यूटन है? बिल्कुल लिख सकता हूँ। √2 इधर आ जाएगा 10√2। ओ सी का वैल्यू मेरे पास मिल गया 10। ये ओ सी का वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया 10√2 और √2, सो ओ डी का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 10। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी थी, मेरे पास क्या क्या निकल गया है, हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओ सी मेरे पास निकल गया है और ओ डी मेरे पास निकल गया। अच्छा, ओ डी हमारे पास कोई वेक्टर नहीं था तो कंपोनेंट आया, ओ बी निकालना है, बट चूंकि ओ बी भी तो इसी के बराबर ही होगा क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ओ बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10। यूनिट लिख लेंगे हम न्यूटन, जो कि हर बार हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देख, क्वेश्चन इज कि आपको कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, और ये बोल रहे हैं यहाँ पर फॉर शॉन सिचुएशन, एक कोई सिचुएशन है, मैं डायग्राम बनाता हूँ। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स, हमें उस मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है in Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is along east direction, जो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है बट उसके लगने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वाली डायरेक्शन में लगेगा। तो डायग्राम इज कि यहाँ नॉर्थ वाली डायरेक्शन में लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, ईस्ट वाली डायरेक्शन में लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इधर, क्योंकि एंगल बना रहा है 37, हमने कहा ठीक है ना, और यहाँ कोई फोर्स नहीं है, नीचे भी कोई फोर्स नहीं है ना, ऐसी कहानी। अब सुनो, फिर से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, जो कि कहीं पर भी लग सकता है बट उसके लगने के बाद जो रिजल्टेंट होगा विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, जो कि ईस्ट वाली डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कहीं पर भी लग सकता है। हम थोड़ा लॉजिकली सोचे, देखो अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ। अच्छा, कंपोनेंट से पहले एक चीज़ और सुनो, 37 के लिए वैल्यूज़ कैसे निकलती है। वैसे मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बताया है कि 37 के सामने वाली साइड छोटी साइड होती है, मतलब इसको हम 3 लिखेंगे, इसको हम 4 लिखेंगे, इसको हम 5, 3 और 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ये, 5, 3 और 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ये, क्लियर। तो इसको हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब हम यहाँ से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये 37 है, ये 53 है। हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, इस 5 न्यूटन को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो एक मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 5 cos 37, हाँ या ना, और ऊपर मेरे पास हो जाएगा 5 sin 37। इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया उसके कंपोनेंट में, 5 cos 37, 5 sin 37, है ना। अब cos 37 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और sin 37 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये याद रखेंगे और पुट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं कितना फोर्स लगाऊं कि जो रिजल्टेंट हो वो इस डायरेक्शन में लगे, मतलब यहाँ कोई फोर्स है क्या? नहीं, ऊपर फोर्स है, इधर फोर्स है, तो मैं अगर ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर पाया तो सिर्फ ये वाला ही तो फोर्स रह जाएगा।
तो मैं इतना कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए कि सिर्फ यही वाला फोर्स ले जाए, मतलब रह जाए तो रिजल्टेंट ईस्ट में निकल जाए। तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। तो वो मिनिमम फोर्स कैसे लगेगा? 3 न्यूटन प्लस 5 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू 3/5, दैन 3 न्यूटन 6 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स इज 6 न्यूटन। क्लियर? सो मिनिमम फोर्स इज 6 न्यूटन। फटाफट से देखो, अब हम कुछ डायरेक्शंस को देख लेते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, बट कुछ डायग्राम्स हैं मेरे पास जिनसे रिलेटेड हम मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला डायग्राम मेरे पास है, यहाँ 60 दिया हुआ है और यहाँ एक गोला रखा हुआ है, यानी कि एक स्फीयर रखा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखें, ये एक्स एक्सिस है, ये गोले के सेंटर से वाई एक्सिस जा रहा है, ये इन्होंने वाई एक्सिस बोल रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पॉजिटिव वाई है, वहाँ पॉजिटिव एक्स है, ऐसा कुछ एक्स वाई एक्सिस दिया है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, फोर्स लग रहा है यहाँ पर F0। क्लियर? ये डायग्राम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे कैसे रिजॉल्व करना है। सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ F0 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने कि F0 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हमने कहा ठीक है, हमें एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना। अब देखिए, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे, इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास अगर ये वाला एंगल फाइंड हो जाए कैसे भी, तो काम बन जाएगा। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला हो जाएगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। आप देख सकते हो, है ना, एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकल जाएंगे। अब ये वाला एंगल निकले कैसे, समस्या तो ये है। तो आप खुद सोचिए कि ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, काम हो गया। ये एक लाइन, ये सीधी लाइन, ये 30, ये सीधी लाइन, ये एक लाइन, समझिए, ये दो सीधी लाइन है ना, ये एक लाइन, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30। गलत तो नहीं हूँ मैं? ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल पक्का? फिर से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये दो लाइन हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। एक ट्रांसवर्सल वाली लाइन जो उन दोनों लाइंस को कट करके जा रही है, ठीक है। ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री का, मतलब ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया, ध्यान से सुनेंगे हम, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा? ये एक्स और ये वाई, मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल को मैं बड़ा कर रखता हूँ, ऐसा वो ट्राइंगल है एक्स एक्सिस वाला, ऐसा, है ना। ये एंगल 30 का आ गया है, ये 90 का है, तो बचा हुआ 60 का हो जाएगा। तो यही एंगल तो आगे जा रहा है, मतलब ये वाला, तो 60 डिग्री हमें मिल गया। अब इसके कंपोनेंट को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा F0, मतलब F0 इसका मैग्नीट्यूड है, एंड cos 60, ये हो जाएगा F0 sin 60। तो यहाँ से हम बड़े आराम से इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये 10 न्यूटन है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो 5√3। ये 10 न्यूटन है, cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि 5 न्यूटन। ये आ गए इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को रिजॉल्व करना सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सा एक्सिस कहाँ दिया हुआ है और वो किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि रिजॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन में मज़े आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर हम इनका यूटिलाइजेशन करेंगे, वापस से रिजोल्यूशन बताऊँगा, है ना, कि वहाँ पर करके भी बताऊँगा कि भैया ये इसका हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। एक्सिस से आपको ध्यान नहीं रखना है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये गलती नहीं थी। ठीक है,
चलिए आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।